क्या आपको पता है कि गुना में संख्याओं की जगह बदलने पर भी उसका उत्तर नहीं बदलता है, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जहां पर उत्तर बदल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आज हम जानेंगे पूर्णांकों के गुणन के सभी महत्वपूर्ण गुण। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मुझे पता है कि हमेशा की तरह आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त है, तो ऐसे ही मस्त बने रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 7th की मैथ्स की बुक का जो है चैप्टर 1, जिसका नाम पूर्णांक है, को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है इससे बुक का पेज नंबर 10 से 10, 11, 12, 13 पर आने वाले सभी टॉपिक्स को समझेंगे। तो इन पेजों में जो है हम लोग को पढ़ना है पूर्णांकों के गुणन के गुण, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वह जो है इंटीजर्स में जो है मल्टीप्लाई के क्या गुण होते हैं, वह सारे गुणों को हम लोग समझेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, ताकि जो है आप लोगों को भी अच्छी तरह से सारे प्रॉपर्टीज जो है मल्टीप्लिकेशन के वो आप लोगों को भी समझ में आ जाए। बच्चों, इस चैप्टर के जो पहले के जो पेजेस है उनको उनका वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उन वीडियोस को भी बिल्कुल देखिएगा, जरूर देखिएगा, ताकि आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाए। उन बच्चों, आज के इस वीडियो में जो हम लोग पूर्णांकों के गुणन के गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें जो है सबसे पहले हम लोग इस गुण के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है गुणन के अंतर्गत समवृत्त, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वह है गुणन की क्रम विनियमितता, जिसे हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। उसके बाद गुणन से शून्य से गुणन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में मल्टीप्लाई विथ जीरो के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे गुणन का प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे वह है गुणात्मक तत्समक, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वह है गुणन साहचर्य गुण, जिसको इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। और सबसे लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वह है वितरण गुण, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, जो मल्टीप्लाई में या अंडर इंटीजर के में यह किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे गुणन के अंतर्गत समवृत्त क्या होता है। तो चलिए अब समझते हैं गुणन के अंतर्गत समवृत्त क्या होता है। तो यहाँ पर जो है आपके बुक में यहाँ पर एक सारणी दिया गया है, एक टेबल दिया गया है। इसके प्रत्येक एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान से देखिए। पहला में है -20 मल्टीप्लाइड बाई -5 इक्वल टू 100, और इसका निष्कर्ष लिखा गया है गुणनफल एक पूर्णांक है। इसमें देखिए यहाँ पर दोनों तरफ जो है ये भी इंटीजर माइनस है, ये पूर्णांक भी माइनस में है, ऋणात्मक पूर्णांक है, और इस तरफ का पूर्णांक भी जो है ऋणात्मक है। तो इसका जो है आंसर जो है वह आया है धनात्मक पूर्णांक में। इसी तरह से दूसरा जो है वह जो है एक ऋणात्मक पूर्णांक है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका आंसर जो है ऋणात्मक पूर्णांक में आया है। इसी तरह से तीसरा है में भी जो है यह एक इंटीजर जो है एक पूर्णांक ऋणात्मक है, निगेटिव इंटीजर है, दूसरा जो है पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब धनात्मक पूर्णांक है। तो माइनस और प्लस जब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक मिलता है तो हम लोग जानते हैं जो आंसर जो है ऋणात्मक में आता है, तो इसका आंसर जो है ऋणात्मक पूर्णांक में आएगा।
इसी तरह से दोनों ऋणात्मक है, दोनों माइनस वाले इंटीजर ही है, तो इसका आंसर जो है प्लस वाले धनात्मक पूर्णांक में आएगा। इसका भी आंसर जो, इसका भी दोनों इंटीजर जो है ऋणात्मक है, तो इसका भी आंसर जो है धनात्मक पूर्णांक में आएगा। और इसमें देखिए ध्यान से, एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो दोनों जब अलग अलग इंटीजर्स होते हैं तो उसका आंसर जो है हमेशा नेगेटिव में, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक में ही आंसर आता है। तो यहाँ पर इस टेबल को देखकर आप क्या देखते हैं, क्या आप, तो यहाँ इस टेबल को देखकर हम लोग क्या देख रहे हैं, जो क्या आप एक ऐसा पूर्णांक युग्म ज्ञात कर सकते हैं जिसका गुणनफल एक पूर्णांक नहीं है? तो इस सब का आंसर जो है एक पूर्णांक में ही आएगा। यह सभी जितने भी इन सारे के आंसर आएंगे वो सभी इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पर बताया गया नहीं, इससे हमें यह ज्ञात होता है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल पुनः एक पूर्णांक ही होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत होता है। मतलब व्यापक रूप में जो है सभी पूर्णांकों, अगर हम लोग a और b के फॉर्म में रखें तो a मल्टीप्लाइड बाई b जो है एक पूर्णांक होता है, एक इंटीजर होता है। जब a और b को गुना किया जाता है, चाहे वह धनात्मक हो, चाहे वह पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, उसका आंसर जो आएगा वह भी इंटीजर में ही आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कहा गया है जो 5 और पूर्णांक युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए और उपयुक्त कथन को सत्यापित कीजिए। यहाँ पर जैसे इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप लोग जो को बताया गया है, जो ऐसे ही कुछ और लगभग 5 और एग्जाम्पल से उसको बनाइए और उसका आंसर निकाल के बताइए, जो वह जो है आंसर जो आ रहा है वह पूर्णांक में ही आ रहा है। तो इसको करने का आप लोग प्रयास जरूर कीजिएगा। और कहीं पे भी आप लोग को समझ में ना आए या कहीं पे भी आप लोग फंसिएगा, कहीं पे कठिनाई आएगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों की परेशानी को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। अब नेक्स्ट जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वह है गुणन की क्रम विनिमयता। तो चलिए इसको समझते हैं, यह क्या होता है। इसमें बताया गया है, जो हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनिमय होता है। जब हम लोग पूर्ण संख्याओं के लिए इसका करते हैं तो उसमें जो है गुणन जो है क्रम विनिमय होता है। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए भी गुणन क्रम विनिमय है? तो इसको समझाने के लिए फिर से यहाँ पर एक टेबल दिखाया गया है। यहाँ देखिए, पहला टेबल के जो है पहले पार्ट में जो है यह है 3 गुने -4 बराबर -12। अब इसी को क्रम विनिमय मतलब होता है पलट देना। इसको जब पलट दिया गया है, -4 को पहले लाया गया है और उसको 3 से गुना किया गया है, तब पर भी आंसर जो है हमारा -12 ही है। यानी कि निष्कर्ष इसका क्या हो गया, जो 3 गुने -4 बराबर -4 गुने 3। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वह है -30 गुने 12 बराबर क्या होगा, और इसको जब उल्टा किया गया है 12 गुने -30 बराबर क्या होगा। तो इसका भी निष्कर्ष जो है बच्चों बराबर ही आएगा। जितना इसका आंसर आएगा उतना ही सेम यहाँ पर भी आंसर आएगा। यहाँ पर 12 को जो हम लोग 30 से गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 360। और आएगा हमारा किस इंटीजर में आएगा, वह आएगा 1, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा है एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो हमारा आंसर भी ऋणात्मक में आएगा। -360 इसका भी आंसर होगा और -360 इसका भी आंसर होगा। और निष्कर्ष फिर से वही हो जाएगा, जो -30 गुने 12 इक्वल टू 12 गुने -30। इसी तरह से यहाँ पर और भी जितने एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सबका निष्कर्ष जो है क्रम विनिमय करने पर सेम ही आएगा। तो इस तरह से इस उदाहरण को देखने पर हम लोग क्या देखते हैं, जो पूर्णांकों के लिए भी जो है गुणन जो है क्रम विनिमय है। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हम लोग देखे थे, इसी तरह के 5 और एग्जाम्पल्स बनाकर आप लोग को सत्यापित करना है। तो गुणन के लिए क्रम विनिमय में जो है एक व्यापक रूप से फॉर्मूला आता है, वह इस प्रकार है, a मल्टीप्लाइड बाई b इजकल टू b मल्टीप्लाइड बाई a।
अगर हम लोग a को b से मल्टीप्लाई करें फिर भी वही आंसर आएगा जो b को a से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है। हम लोग यह पूर्ण संख्याओं में इस तरह के एग्जाम्पल्स देख चुके हैं, सत्यापित कर चुके हैं। और इंटीजर में भी जो है यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे शून्य से गुणन। इसमें भी देखिए, जब हम लोग पूर्ण संख्याओं को जैसे कि 4 को 0 से गुना करते थे तो क्या आता था, आंसर 0 आता था। इसी तरह से जो है नेगेटिव इंटीजर में भी यही चीज होगा। -4 को भी जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा जो है 0 ही आएगा। वही चीज इसमें बताया गया है। जो हम जानते हैं कि जब किसी पूर्ण संख्या को शून्य से गुना किया जाता है तो गुणनफल के रूप में शून्य प्राप्त होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बतलाया है। इसी तरह से ऋणात्मक पूर्णांकों एवं शून्य के निम्नलिखित गुणनफलों को देखिए, पहले किए गए पैटर्न के आधार पर हम इन्हें प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया गया है जिसमें कि इंटीजर्स को जो है 0 से मल्टीप्लाई करके अलग अलग नंबर्स में दिखाया गया है और इसका आंसर जो है प्रत्येक में जो है 0 ही आएगा। यह सारणी दर्शाती है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य का गुणनफल जो है शून्य होता है। धनात्मक पूर्णांक में तो हम लोग देखते हैं जो किसी भी नंबर को हम जानते हैं, जो किसी भी नंबर को जब हम लोग शून्य से गुना करते हैं तो आंसर जो है हमारा शून्य आता है। ऋणात्मक पूर्णांक में भी सेम वही चीज होगा और इसके लिए जो फॉर्मूला काम करता है शून्य से गुणन के लिए वह इस प्रकार है। आप लोग बता सकते हैं जो a मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई a इक्वल टू 0। किसी को a को 0 से मल्टीप्लाई करे या 0 को a से मल्टीप्लाई करे, आंसर हमेशा हमारा जो है 0 में ही आएगा। तो अभी तक मैंने आप लोग को जितने भी प्रॉपर्टी समझाए हैं गुणन के, मल्टीप्लिकेशन के, जो इंटीजर में किस तरह से हम लोग गुणन करते हैं, अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा है, आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है गुणात्मक तत्समक। तो चलिए इसको समझते हैं जो यह होता क्या है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं जो गुणात्मक तत्समक को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं और इसमें आपके बुक में बताया गया है। जो हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। जांच कीजिए, एक पूर्णांक के लिए भी गुणात्मक एक पूर्णांकों के लिए भी, मतलब एक तो पूर्ण संख्याओं के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ही, पूर्णांकों के लिए भी वह जो है गुणात्मक तत्समक ही है। एक के साथ पूर्णांकों के निम्नलिखित गुणनफलों को देखिए। यहाँ पर जो है माइनस वाले मतलब ऋणात्मक इंटीजर के साथ एक को मल्टीप्लाई करके बताया गया है। जो आंसर क्या आता है, तो यहाँ पर टेस्ट करना है। -3 में जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है -3, लेकिन जब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के साथ 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 करते हैं तो आंसर हमारा आता है 3। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 करते हैं तो आंसर हमारा आता है 4। इसी तरह से ऋणात्मक में देखिए, जो 1 से जब -5 में गुना किया गया है तो आंसर आएगा -5, यहाँ पर -6। और इस तरफ जो है प्लस वाले धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें जो है प्लस में आंसर आएंगे। यह क्या दर्शाता है, यह टेबल क्या दर्शाता है, जो एक पूर्णांकों के लिए भी गुणात्मक तत्समक है। व्यापक रूप से हम लोग कह सकते हैं जो किसी भी पूर्णांक एक के लिए हम लोग क्या पाते हैं, जो a मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई a इक्वल टू a होगा। ये गुणात्मक तत्समक के लिए फॉर्मूला है। यदि आगे है जो यदि किसी
भी पूर्णांक को -1 से गुना किया जाए तो क्या होता है? निम्नलिखित को पूरा कीजिए। यहाँ पर दोनों इंटीजर, ये तो हम लोग देख रहे हैं जो एक माइनस वाला है और उसको 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब कह रहा है जो -1 से गुना किया जाए तब क्या होगा? तो -1 से जब हम लोग माइनस वाले इंटीजर को गुना करेंगे, जैसे कि -3 को जब -1 से गुना करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, वह 3 होगा। इसी तरह से 3 को जब -1 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर जो है -3 में आएगा। दोनों तरफ जो है माइनस वाले ही इंटीजर होंगे, निगेटिव ऋणात्मक इंटीजर होगा तो आंसर जो है प्लस में आएगा, और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक इंटीजर होगा तो आंसर हमारा जो है ऋणात्मक पूर्णांक में आएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं? तो हम लोग कह सकते हैं कि जो -1 जो है पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक नहीं है। यहाँ पर बताया गया है जो यह गुणात्मक तत्समक नहीं है। यहाँ पर एक और चीज आप लोगों को बताया गया है बुक में, यहाँ देखिए, जो पूर्णांकों के लिए 0 योज्य तत्समक है, जबकि 1 जो है गुणात्मक तत्समक है। जब किसी भी पूर्णांक a को -1 से गुना किया जाता है तो हमें उस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। अगर हम लोग -1 से -3 में गुना कर रहे हैं तो इसका प्रतिलोम उल्टा मतलब प्लस में आंसर आएगा। अब हम लोग समझेंगे गुणन साहचर्य गुण, जिसे कि हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बताया गया है जो -3 या -2 और 5 को लीजिए, तो जब हम लोग -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और इसको जब और -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई 5 को पर विचार कीजिए, मतलब दोनों में जो है क्रम थोड़ा सा उलट फेर किया गया है। इन दोनों, इसका आंसर निकालेंगे हम लोग और इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे और देखेंगे जो दोनों में क्या होता है, आंसर कितना आता है। तो जब हम लोग इसका आंसर निकालते हैं, -3 गुने -2 गुने 5 करते हैं, तो जब 3 को दोनों पूर्णांक जो है माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसको जब 5 से गुना करेंगे तो 30 आएगा। इसी तरह से दूसरा जो है जो थोड़ा सा उलट फेर किया गया है, -3 गुने है -2 गुने 5, यहाँ पर एक माइनस में है एक 5 में है तो आंसर -10 में आएगा। अब यहाँ पर ये -3 है और ये -10 है, तो -3 को जब -10 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 में। तो दोनों ही परिस्थिति में हमारा आंसर जो हम लोग ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही परिस्थिति में हमारा आंसर सेम ही आता है, एक ही बराबर आता है। तो इस तरह भी जो है गुणन साहचर्य गुण जो है क्या होता है, विभिन्न प्रकार के समूहों से गुणन फल प्रभावित होता है। तो इस यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं व्यापक रूप में, जो 3 पूर्णांकों के लिए जब पूर्णांक जो है 3 हो ABC के फॉर्म में, तब पर भी हमारा जो है आंसर इक्वल ही आता है। हम लोग इसके लिए यह फॉर्मूला लिख सकते हैं, लिखकर बता सकते हैं, जो A इंटू B, A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C। इस तरह से हम लोग जो है यह फॉर्मूला बता सकते हैं। गुणन साहचर्य गुण के में जो है यह फॉर्मूला काम करता है, A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C। अब जो है यही गुण जो है हमारा ABC में से प्रत्येक के लिए 5 मान लीजिए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर आप लोग को समझाया गया है, ऐसे ही आप लोग जो है 5 और एग्जाम्पल लीजिएगा और उसको सत्यापित कीजिएगा। आगे है वितरण गुण। वितरण गुण में क्या होता है, जो यहाँ देखिए हम जानते हैं कि 16 गुने 10 जोड़ 2 बराबर 16 गुने 10 जोड़ 16 गुने 2। यहाँ पर 16 को हम लोग कॉमन माने हुए हैं, तो इसको हम लोग 16 गुने 10 भी करें और जोड़ दे तो 16 गुने 2 भी। तो यही जो गुण है योग का वितरण गुण, वितरण नियम है। अब हम लोग जांच
करेंगे, जो क्या गुना में भी यही नियम अप्लाई होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, जो -2 गुने 3 जोड़ 5 बराबर -2 गुने 8 बराबर -16। और यहाँ पर इसी को बताया गया है -2 गुने 3 जोड़ -2 गुने 5 बराबर -6 प्लस -10 बराबर, आंसर यहाँ भी जो है -16 में ही आया है। अतः जो है ये और ये दोनों तरफ जो है बराबर, यहाँ पर तरह से यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स है तो इसमें हम लोग देखेंगे वितरण गुण में जो है मल्टीप्लाई में भी वही होता है। यहाँ वितरण गुण का नियम जो है यहाँ भी सत्य होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए भी योग पर गुणन का वितरण नियम सत्य है। ठीक है, यहाँ में जो है जब 3 फॉर्म में हो, 3 पूर्णांक में हो, व्यापक रूप से 3 पूर्णांकों के लिए जब पूर्णांक जो ए बी सी के फॉर्म में हो तो हम लोग कह सकते हैं जो a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी होगा। अब जो है यहाँ पर ए बी सी में से प्रत्येक के लिए हम कम से कम 5 विभिन्न मान लीजिए और उपयुक्त वितरण गुण को सत्यापित कीजिए। यहाँ पर जो है जितने भी गुण अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसमें जो है सभी में विद्यार्थियों से कहा गया है जो आप लोग जो है हर प्रॉपर्टी से कम बुक में जो एग्जाम्पल्स बताए गए हैं उसके बाद जो है उसको छोड़ के 5 और एग्जाम्पल्स आप लोग लेकर खुद से इसको सत्यापित कीजिए। तो ये काम आप लोग जो है जरूर कीजिएगा, निश्चित रूप से कीजिएगा। तो आप जितना इस पे काम कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट जो है उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा और आपको उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल्स आप खुद से लेकर और उसको सत्यापित करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। आगे बुक में जो है 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है क्या 10 गुने 16 प्लस -2 इक्वल टू 10 गुने 6 प्लस 10 गुने -2 बराबर क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है क्या -15 गुने -7 जोड़ -1 इक्वल बराबर -15 गुने -7 जोड़ -15 गुने -1। तो ये दोनों गुण जो है ये दोनों सवाल जो है वितरण गुण पर ही आधारित है। ये दोनों सवाल में जो है आप लोग जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर जो है बराबर ही आएगा। आप लोग इसको करने का जरूर कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोगों को कहीं भी परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इस दोनों सवाल को सॉल्व करके जरूर बताऊंगी। और इस तरह से एक और नीचे प्रयास कीजिए में 2 सवाल है, तो इन सारे सवाल इसमें जो सवाल आ रहे हैं इसको सॉल्व करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इन सारे इंटीजर्स के जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो गुण आते हैं तो उन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग यही गुणन के अकॉर्डिंग ही जो यह प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.2, इसको जो है मैं पूरा सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगी। ये प्रश्नावली भी जो है बहुत ही आसान है, लेकिन इस पे नेक्स्ट वीडियो जो है इसी प्रश्नावली का सॉल्यूशन होगा। आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आप लोग जो बनाए हैं, जो समझे हैं, उसमें अगर कहीं भी कुछ छूट गया हो तो वह फिर से एक बार रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। और आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। अगर आपके आसपास में आप जान पहचान में अगर कोई भी बच्चे ऐसे हैं जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं तो उसके साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक बात और, जो आपका बोर्ड कोई भी हो, हम लोग सभी बोर्ड में जो है मैथ्स और साइंस ऐसी चीज है जो सभी बोर्ड में
लगभग एक ही चीज समझाई जाती है बच्चों को। क्लास के अकॉर्डिंग, क्लास के लेवल के अनुसार एक ही चीज समझाया जाता है, इसलिए बोर्ड कोई मैनर नहीं, मायने नहीं रखता है। हम लोग को एक ही टॉपिक पढ़ना है। सीबीएसई बोर्ड में भी इंटीजर पढ़ना है और उसमें भी यही सब चीज पढ़ना है, यही सब प्रॉपर्टी पढ़ना है, और स्टेट बोर्ड में भी हम लोग को यही पढ़ना है। तो बोर्ड कोई मायने नहीं रखता है, मतलब होता है आप कितना उस चीज को, उस टॉपिक को समझे हैं। तो सभी के लिए मेरा जो कंटेंट है वो सभी बोर्ड्स के लिए है, कोई ये नहीं है जो ये बिहार बोर्ड के लिए ही है। ये सीबीएसई बोर्ड के, सभी बोर्ड के बच्चे इसको देखकर इसे समझ सकते हैं। थैंक यू।